अस्सलाम बेटा, टुडे विल स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें कुछ पार्ट तो वैसे ही ओ लेवल्स वाला है और यहाँ पर जो है कुछ पार्ट जो है इसमें एनहांसमेंट है और वो ए लेवल्स में आएगा। तो हम जो है ओ लेवल का बैकग्राउंड देते हुए जो इसको लेके चलते हैं। द फर्स्ट थिंग हियर द डेफिनेशंस, फ्यू डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आपसे कहा था कि शुरू में बताया था पढ़ाते हुए कि आपको 60 मार्क का जो पेपर होता है आपका थ्योरी का, उसमें जो है तकरीबन 12 मार्क की डेफिनेशन आती है। तो डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन डेफिनेशन जो है वो है एटम की। तो एटम की डेफिनेशन आप लोगों ने इससे पहले एस में पढ़ी थी, उसमें ओ लेवल्स में। तो दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो जो आप किसी मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें तोड़ते 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 जो सबसे छोटा पार्टिकल बनेगा, छोटे से छोटा जो पार्टिकल होगा, अगर मेरे पास ये पेंसिल है, इसको मैं तोड़ता जाऊं, तोड़ते 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 सबसे जो छोटा पार्टिकल बचेगा और वो अकेला एग्जिस्ट भी कर सके, उसे हम कहते हैं एटम। या वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सके, उसे हम कहते हैं एटम। तो इसके साथ हमें लिखा है कि दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करना भी ये क्राइटेरिया है। देखिए, वैसे तो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, वैसे तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। आप चूंकि पढ़ चुके हैं इसको, एटम के अंदर फर्दर पार्टिकल भी होते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो बनेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे विल बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एक्चुअली व्हेन दे आर पार्ट ऑफ सिस्टम। जब वो एटम में रहते हैं तो रहते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप एटम से निकाल के इलेक्ट्रॉन को रखेंगे या प्रोटॉन को रखेंगे या न्यूट्रॉन को रखेंगे, तो ये जो है सारे का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि या तो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करे। इसके साथ एक और बात लिख सकते हैं, वो ये है कि कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो अकेला एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है एटम के ऊपर आते हैं। तो एटम में जो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है जी। सब एटॉमिक का मतलब हो गया कि एटम से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें हमारे पास जो है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। इनके बारे में 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, इनकी पोजीशन कहाँ है एटम। नंबर टू, इनका मास कितना है। एंड नंबर थ्री, इनका चार्ज कितना है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इस बेस के ऊपर अगर हम एटम की बात करते हैं, तो एटम जो है उसका मतलब होता है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, इसका मतलब होता है वन। तो आपके पास जो है ये एक सेंटर हो गया, और सेंटर जो है, और इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ आउटर स्पेसिस होती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ी थी। तो अब जो है ये जो सेंटर होता है, की बात करते हैं, इसको ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है जी। और जो आउटर स्पेसिस होती हैं, इनको हम कहते हैं शेल्स। ठीक है। तो एटम में 2 पार्ट्स हैं, एक तो शेल्स होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है। तो हम 3 पार्टिकल जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो पहली बात ये है कि प्रोटॉन जो है वो कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। ये आप लोगों ने सब पढ़ा है, लेकिन 3 प्रॉपर्टी को दोबारा एक तरह देख लेते हैं। तो प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है। इस तरीके से अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो वो भी न्यूक्लियस में होते हैं। 2 पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और एक पार्टिकल में से ऐसा है जो न्यूक्लियस में नहीं होता, और वो है इलेक्ट्रॉन्स, जो कि रहते हैं शेल्स में। तो हमारे पास 2 पार्ट्स थे, एक न्यूक्लियस था, एक शेल्स था। तो उसमें जो है, तो हमारे पास 2 पार्टिकल्स आउट ऑफ 3 वो न्यूक्लियस में रहते हैं, और बाकी जो है 2 जो है एक जो है हमारे पास उसमें रहता है। इसके बाद हम इनके मास की बात करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट में प्रोटॉन का मास जो है, जो प्रोटॉन का मास है, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसका मास हमेशा 1 होता है। ठीक है। इस तरीके से इसका मास भी 1 एटॉमिक मास यूनिट है। और इसका मास जो है दैट इज टू स्मॉल, ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के। तो अगर प्रोटॉन जो है आपके पास बहुत बड़ा हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका साइज बहुत छोटा होगा। तो अगर ये प्रोटॉन का साइज है, तो इलेक्ट्रॉन का साइज इतना होगा, मतलब बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के। उसका मास जो है आपके सामने। फिर चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज में अगर आप ये देखें कि ये P है, इससे आपने याद रख लिया पॉजिटिव। ये N है, N से आपने याद रख लिया कि न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव 1। ये बात भी आपको पता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनके फंक्शंस की बात करते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो फंक्शन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो क्या करता क्या है एटम में बैठ के, मतलब आपको इस तरीके से इसका आंसर करना है कि इफ वी रिमूव प्रोटॉन तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इफ वी रिमूव न्यूट्रॉन तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इफ वी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स तो क्या फर्क पड़ जाएगा एटम पे। तो नंबर वन, एटम में प्रोटॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से एक सिस्टम बना होता है।
तो फंक्शन ऑफ प्रोटॉन क्या है? होल्ड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम। क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये सेंटर में होते हैं और इनका मास जो है ज़्यादा होता है, तो लाइटर पार्टिकल्स को होल्ड करके रखते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर आपने प्रोटॉन उठा के निकाल दिए तो आपके इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, उनको कोई फोर्स रोकेगी नहीं, और इस तरीके से आपका एटम जो है वो खत्म हो जाएगा। द सेकंड थिंग इज न्यूट्रॉन का फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रॉन का फंक्शन ये होता है कि अगर आप सोचें कि दोनों पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, मेरे पास ये जो है एक न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस में आपको पता है कि क्या क्या चीज़ होती है। एक प्रोटॉन होता है आपके पास, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके ऊपर, तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? इनमें तो रिपल्जन होगी। इस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए क्रिएटर ने इनके दरमियान जो है न्यूट्रल पार्टिकल्स रखे हैं। तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स जो हैं ये इनको मूव नहीं करने देते, इनके रिपेल नहीं करने देते। तो यहाँ पर ये है न्यूट्रॉन हमारे पास, और इससे पहले जो चीज़ हमने बनाई थी पॉजिटिवली चार्ज, दैट वाज प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का जो फंक्शन है दैट इज टू मिनिमाइज रिपल्जन बिटवीन देम। अगर ये ना होते तो इनके दरमियान जो है ठीक ठाक किस्म की रिपल्जन होती, और इनकी दरमियान जो रिपल्जन होती है इसको मिनिमाइज करने के लिए न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, अब तीसरा पार्टिकल रह गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो कहते हैं कि कोई एलिमेंट्स जो हैं कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। तो उनकी वजह क्या होती है? उनके इलेक्ट्रॉन्स। और वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नॉर्मली आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इन तीनों बातों को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने प्रोटॉन की बात की, तो ये होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन को विद इन एटम ड्यू टू अट्रैक्शन। नंबर वन ये हो गया। न्यूट्रॉन के फंक्शन की बात की हुई हमने, तो न्यूट्रॉन क्या करता है? मिनिमाइज रिपल्जन बिटवीन प्रोटॉन। तो अगर ये ना होते न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस जो है बर्स्ट हो जाएगा रिपल्जन की वजह से। अब सिर्फ इसमें प्रोटॉन होंगे तो रिपल्जन की वजह से बर्स्ट हो जाएगा, जो है आपका जो एटम है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। एटम के खत्म होने का मतलब हुआ पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन ने जो है इनको रिपल्जन को मिनिमाइज किया है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर काम किया कि इसी तीनों पार्टिकल्स को हमने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से जब पास किया तो इन पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये कैसे पता चला कि इनका साइज कितना है, इनका जो चार्ज कितना है और चार्ज क्या है? तो ये सारी बातें, तो पता ये चला कि अगर हम इस बीम को, जिसमें प्रोटॉन भी है हमारे पास, तो इसको हम अलग से बना के दिखा देते हैं यहाँ पर। तो मैंने जो है एक एटम लिया यहाँ पर, और इस एटम को ब्रेक अगर कर दें तो इसमें से तीन पार्टिकल्स इमर्ज होंगे। इसमें प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब जो है यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव प्लेट लगा दूँ और यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव प्लेट लगा दूँ, तो पार्टिकल्स अपने अपने चार्जेस की वजह से डिफ्लेक्शन शो करेंगे। सम पार्टिकल्स विल बी एबल टू ट्रेवल स्ट्रेट इन स्ट्रेट लाइन। तो ये वो पार्टिकल है जो किसी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हो जाएंगे, जिनका न्यूट्रॉन का नाम है। कुछ पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगे। तो नेगेटिव पे अगर मुड़ रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड दैट इज प्रोटॉन। और कुछ पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब इनमें नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन। तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ऐसा डेटा आया। अब इसमें एक मसला है छोटा सा, वो अगर गौर से देखें आप लोग, तो ये है कि इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है और इसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है उनमें फ़र्क है। तो अगर इसको जो है मैं बी कर दूं, इसको मैं ए कर दूं, तो बी जो है वो ग्रेटर है ए से। उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा क्यों? इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने की जो वजह है दैट इज, इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने की वजह से, उसकी वजह यह है कि लाइटर पार्टिकल्स शो ग्रेटर डिफ्लेक्शन। तो इनकी डिफ्लेक्शन ज़रा ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करें या मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करें, तो इस पर जो है आपको ये डायग्राम बना के दी है और आपके सामने ये क्लियर है। ये बात भी हमने ऑलरेडी इसमें करी। और आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स शो डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू चार्ज टू मास रेशो। हमने वहाँ पे सिर्फ लाइटर का वर्ड यूज़ किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया लाइटर का। और अब जो है हमने चार्ज टू मास रेशो की बात की। ये ए लेवल में हमारे पास पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि चार्ज टू मास रेशो होता क्या है। तो चार्ज एंड मास की जो रेशो है ये क्या चीज़ होती है?
चार्ज जो है अगर मैं प्रोटॉन के ऊपर फिक्स करूँ इसको तो प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिक्स करूँ तो चार्ज का 1 होता है। मास से अगर डिवाइड करें इसका मास जो है वो 1 होता है, जबकि इसका मास होता है 1/1838 टाइम्स या 1/1840 टाइम्स। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 चार्ज डेंसिटी इसकी, ठीक है, जिसको हम E/mv कहते हैं। जबकि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/1838। ये दो आंसर आ रहे हैं। तो अब जो है इस बेस के ऊपर जो प्रोटॉन है उसकी डिफ्लेक्शन इस लिहाज से होगी, इसकी डिफ्लेक्शन इसके लिहाज से होगी। तो हम यहाँ पे ये बात कर चुके हैं कि डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली है विद चार्ज टू मास रेशो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे शो किया है कि इसकी डिफ्लेक्शन इतनी होगी, इससे बहुत ज़्यादा एक्चुअली डिफ्लेक्शन होगी, जिसको हम यहाँ पे सिर्फ आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट देने के लिए बता रहे हैं। एक्चुअली इसकी डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तकरीबन जो है ये ऐसे ही मुड़ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुड़ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी किसी पार्टिकल की उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी। इसी बेस के ऊपर जो है अगर मैं आपसे पूछूं कि दो पार्टिकल्स की बात करते हैं, मैंने लिखा कि क्लोरीन और इधर भी लिखा मैंने क्लोरीन, इसका जो है ये 35 वाला आइसोटोप है और ये 37 वाला आइसोटोप है। लेट्स से इसके ऊपर भी चार्ज -1 है और इसके ऊपर भी चार्ज -1 है। तो अगर मैं इनकी चार्ज डेंसिटी निकालूं तो इसका चार्ज हो गया 1, इसका भी चार्ज हो गया 1, इसका मास है 35, इसका मास है 37। तो अगर आपके डिनोमिनेटर जो है बड़ा होगा तो आपका आंसर जो है वो छोटा हो जाएगा, जिसकी बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कम आएगी जबकि इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो डिफ्लेक्शन जो है किसकी ज़्यादा हो जाएगी फिर? डिफ्लेक्शन क्लोरीन 35 वाले आइसोटोप की विल बी ग्रेटर देन क्लोरीन 37 की डिफ्लेक्शन से, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर ये बात अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये वही वाली बात कि प्रोटॉन का चार्ज डेंसिटी हमने निकालने की कोशिश की, निकाल के दिखाई, इसका आंसर ये आ रहा है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी निकालने की कोशिश की तो आपके पास चार्ज अपॉन ये इसका ये आ रहा है। तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, लेस द मास ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ये वाली बात डिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास चार्ज के साथ डायरेक्टली है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, लेकिन जो साइज है उसके साथ इन्वर्सली है। जो छोटा साइज होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम होती है, इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है उसका। आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द डिफ्लेक्शन एंड दिस इज व्हाई इलेक्ट्रॉन शो ग्रेटर डिफ्लेक्शन। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। ये हमने पढ़ी थी, इससे पहले की हुई है ओ लेवल्स में। तो एटॉमिक नंबर जो है ये क्या चीज़ होती है, या इसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, और का साइन दिया है यहाँ पर हमने। तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के नंबर को कहते हैं। इसका मतलब हुआ डेफिनेशन से कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर हमने लिखा है यहाँ पर बीच में लगाया है हमने, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस डेफिनेशन से पता चल रहा है कि अगर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, इसका मतलब कि दोनों का नंबर सेम होता है। मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम में। ये बात कंफर्म हो रही इस डेफिनेशन से। तो ये आपको पता है कि आइडेंटिटी होती है एलिमेंट की, और एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इसी लिहाज से अरेंज किया होता है, ठीक है। तो आपको अगर देखें तो आपके पास एटॉमिक नंबर जो है उसी की लिहाज से सॉर्टिंग की होती है। आप लोगों ने काम किया हो, ये रहा आपके पास पूरा टेबल। तो ये जो छोटा वाला जो नंबर होता है किसी भी एलिमेंट के साथ, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 3 है, फिर 4 है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में कहीं पे भी आप चले जाएं, 29 के बाद 30 आएगा, 31 आएगा, 32। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट्स जो हैं जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल के हैं, तो उन्होंने टी शर्ट के ऊपर नंबर वेयर किया होता है। तो अगर तो वो नंबर फिक्स लेके चल रहे होते हैं, पाकिस्तानी तो चेंज करते रहते हैं, लकी नंबर ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर किसी का जैसे रोनाल्डो है, वो जो है उसने अगर येलो शर्ट पहनी तो हम कहेंगे कि ये इस नंबर का बंदा और येलो शर्ट में हो तो इसका मतलब कि ये रोनाल्डो है, ब्राज़ील वाला, ठीक है। और इस शर्ट में, इस यूनिफॉर्म में हो अगर, और उसका ये नंबर है, इसका मतलब ये उसका जो है दूसरा वाला जो है हमारे पास रोनाल्डो। तो हम प्लेयर को या तो नाम से पहचान लें या उसके नंबर से। जैसे आपके आईडी कार्ड की आइडेंटिटी होती है, आपका फ़ोन नंबर आपकी आइडेंटिटी, इस तरीके से एलिमेंट्स की आइडेंटिटी एटॉमिक नंबर होता है। मतलब अगर आपसे कोई कहता है कि 15, बोला कि एटॉमिक नंबर 15, तो इसका मतलब हो जाएगा फास्फोरस, चुपचाप खत्म। और बोला 16 तो इसका मतलब हो जाएगा सल्फर।
इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर जो है वो आइडेंटिटी है, दो एलिमेंट्स का, दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। तो आप इसमें कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं नजर आएगा कि एटॉमिक नंबर जो है किसी दो एलिमेंट्स का सेम हो जाए। तो नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। ड्यू टू सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एटम इज न्यूट्रल। ये वाली बात जो है आपको एएस में उसमें ओलिम्पिक में समझाई होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम की बात करता हूँ, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 23 और यहाँ पे लिखा है 11, तो ये छोटा वाला नंबर जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। अब एक प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है दैट इज +1, तो 11 पे जो चार्ज हो जाएगा दैट इज +11। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है दैट इज -1, तो 11 पे चार्ज हो जाएगा हमारे पास -11, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब ये हुआ किसी एटम पर चार्ज जो है 0 होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। इसके बाद हमारे पास मास नंबर या एटॉमिक मास, मतलब दोज पार्टिकल विच हैव अ मास विच मेक एक्चुअली द मास ऑफ एन एटम। तो हमने जब तीन पार्टिकल्स देखे थे, प्रोटॉन देखा था, हमने न्यूट्रॉन देखा था और हमने इलेक्ट्रॉन देखा था, और फिर हमने उनके मास की बात की, हमने कहा इसका मास होता है 1, इसका मास भी 1 होता है, जबकि इसका मास बहुत स्मॉल था जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल मास इसका है, असल में मास इनका होता है। तो इसकी वजह से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ये एटम का मास बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं मास नंबर। इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, वहां पर और लिखा था, यहाँ पे लिखा है एंड न्यूट्रॉन एंड नंबर। तो एटम के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन दोनों को सम को हम कहते हैं मास नंबर। यहाँ पे लिखा है 2 और मोर एटम्स कैन हैव सेम मास नंबर। ये देखें, ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक फास्फोरस एक सल्फर है, लेकिन दोनों का मास नंबर सेम हो सकता है। इनके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं अगर, तो एटॉमिक नंबर जो है इसका 15 है, जबकि इसका 16 है। अब अगर मैं इसमें से प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की बात करूं, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 15। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 15। उसमें चलते हैं तो 16 एंड 16। अब ये वाला जो नंबर है ये क्या चीज़ है? ये आपको शो कर रहा है कि P प्लस N दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 32। P आपके पास पहले से आ गया 16 प्लस N 32, तो आपको पता है कि बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस बेस के ऊपर जो है इसका आंसर आ रहा है आपके पास 16, जबकि इसमें आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है इसका 16, 17, सॉरी, ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो अब इन दोनों में जो है जिनका मास नंबर था दैट इज सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है ये भी देख लें यहाँ पर कि वो फिक्स रहता है, बराबर बराबर होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर जो है वेरिएबल होता है। जरूरी नहीं है कि वो भी 15 हो, वो कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको जरा देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर 1 बात तो ये है हमारे पास कि न्यूट्रॉन नंबर कैन बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर हो सकता है, और ग्रेटर हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहले देखते हैं बराबर वाला। इसमें अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन इसमें कितने होंगे? 7। इसमें न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसमें 7। सिमिलरली इसमें भी प्रोटॉन 8 हैं और न्यूट्रॉन भी इसमें 8 आ रहे हैं, तो ये तो कहा कि इक्वल हो सकते हैं। फिर उसने कहा कि ग्रेटर भी हो सकते हैं, किसका नंबर? न्यूट्रॉन का नंबर, जब यहाँ पे आता है। अगर इसमें बात करता हूँ तो प्रोटॉन कितने हैं आपके पास? 18, और अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वो हैं 22। अब न्यूट्रॉन का नंबर जो है इसमें ज्यादा हो गया, तो या तो प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन के बराबर होगा, या फिर न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा होगा, लेकिन कैन नेवर बी लेस देन प्रोटॉन। कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं हो सकता न्यूट्रॉन का नंबर। मतलब उसने कहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाए और न्यूट्रॉन का नंबर कम हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। और उसने सिर्फ एक्सेप्शन दी है, क्या चीज? हाइड्रोजन। असल में न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो वेरी कर रहा है, या तो बराबर होगा, जितने प्रोटॉन है आपके उसकी रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए उतने एटलीस्ट आपको न्यूट्रॉन चाहिए, या जैसे ही एटम में प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे यूरेनियम है उसमें 92 उसका जो है एटॉमिक नंबर है, तो 92 उसमें प्रोटॉन्स होंगे, उसको रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए 92 इलेक्ट्रॉन और 92 जो न्यूट्रॉन्स हैं दे नॉट
भी सफिशिएंट, वो मतलब अच्छे में ज़्यादा नहीं होंगे, उसके लिए ज़्यादा जो है आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो है कम से कम एक प्रोटॉन के लिए एक न्यूट्रॉन चाहिए, लाजमी होता है, कभी कम नहीं हो सकता। उस कम ना होने की वजह जो है उसको हम ज़रा देखते हैं। तो कम ना होने की जो वजह है ये हमारे पास, उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास ये 3 प्रोटॉन्स हैं, इसके लिए वो कहता है कि आपको कम से कम 3 न्यूट्रॉन्स तो लाजमी चाहिए इसके लिए पजल को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन ये न्यूट्रॉन ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज पॉसिबल, पहले बता देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर जो है कॉपी किया, इधर भी पेस्ट कर दिया और फिर इधर पेस्ट कर दिया। तो इस केस में न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूट्रॉन का नंबर जो है कभी कम हो जाए, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपका जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो कम हो जाए और प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाए, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सेप्शन क्या दी है भाई? एक्सेप्शन दी है उसने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक्चुअली होता ही एक प्रोटॉन है, जब एक प्रोटॉन होगा तो रिपल्जन तो होगी नहीं उसका, एक प्रोटॉन है उसके अंदर तो रिपल्जन तो होगी नहीं। जब रिपल्जन नहीं होगी तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको कुछ चाहिए नहीं, तो आप जो है सुकून से ये काम चला सकते हैं। तो इस केस में तो हमारे पास ये वाला मामला बन जाएगा इसका, ठीक है जी। तो अब इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसी चीज आ रही है। इसके बाद कह रहा है न्यूक्लियस विद ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकम अनस्टेबल। ऐसे न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको रिपल्जन ठीक ठाक होगी। अब न्यूट्रॉन जो है इसको होल्ड नहीं कर सकते, तो फिर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो ब्रेकिंग पे जाता है, डिके पे जाता है, जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनके पास प्रोटॉन का नंबर कम होता है, दे आर मोर स्टेबल। मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, एटम की बात नहीं कर रहा। न्यूक्लियस का स्टेबल होना, जितने प्रोटॉन कम होंगे उतनी रिपल्जन कम होगी और न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। जितने प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे उसके लिए न्यूट्रॉन ज़्यादा चाहिए होंगे इसकी रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, और जो है वो अनस्टेबल भी हो जाएगा। तो नॉर्मली ग्रेटर नंबर ऑफ, उसमें जो है न्यूट्रॉन का नंबर भी ज़्यादा होता है। अब इस बेस के ऊपर अगर आपसे जो एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन एक आपसे कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक पेज इंसर्ट कर देते हैं। तो ये पेज आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, बल्कि पास पेपर से चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज greater number of electron than proton and greater number of proton than neutron। तो ये बात बोल दी उसने, और उसके बाद जो ऑप्शन ए आपको दे दिया उसने, सोडियम पॉजिटिव, ऑप्शन बी इज क्लोरीन, ऑप्शन सी इज OH and ऑप्शन डी इज क्लोरीन, क्लोराइड। तो इनमें से आपको टिक करना है कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको जाएंगे पीरियड में, जाके चेक करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या क्या है। तो बेटा इट इज 23 and 11 में लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, इट इज 9 and 19, वाइल दिस इज, इसको देखना होगा, जबकि ये जो है 17 एंड इसको मैं लिख देता हूँ 35 वाला आइसोटोप लिख देता हूँ। तो ये आपके पास हिसाब किताब है। अब इसको एक तो रास्ता ये है कि आप जो है सारे के सारे पार्टिकल्स के एक एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ढूंढते रहें, उससे काम करें। एक आपके पास कॉमन सेंस भी है। कॉमन सेंस ये है कि व्हेन ही सेज कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा हैं प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन से ज़्यादा हैं, इसका मतलब कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये एक एनाइन होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास कि दिस इज एन एनाइन, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बढ़ गए और ये दो ऑप्शन बच गए आपके पास। फिर वो कह रहा है आपसे सेकंड में कि इसमें प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन से ज़्यादा होंगे। ऐसा होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन का नंबर या तो बराबर होता है या ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन कभी ज़्यादा नहीं हो सकते।
अगर मैं भी ऐसा बोले कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब मस्ट हैव हाइड्रोजन, क्योंकि एक्सेप्शन एक ही, मतलब इस पार्टिकल के अंदर हाइड्रोजन होगा लाजमी। इसका मतलब यहाँ पे हो गया इस बेस के ऊपर कि ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, और फिर ये कट जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसका आंसर कर दिया ये। लेकिन इसके अलावा भी रास्ता था, दैट वाज अ लेंदी, उससे हम कर तो सकते थे। और वो ये था कि हमें पहली वो बात बोली थी उसने, इलेक्ट्रॉन ढूंढने, और फिर प्रोटॉन ढूंढने, और फिर न्यूट्रॉन देखें। और उसने ये सीक्वेंस बताया था कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन से। तो अगर मैं सोडियम के ऊपर अप्लाई करता हूँ इसको, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इसका मतलब इसमें होंगे 10 इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11। तो यहाँ से ये बात उल्टी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं बल्कि प्रोटॉन ज़्यादा होगा। जबकि न्यूट्रॉन की बात करते तो ये 12 आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर देते तो ये हो जाता 9, और फिर ये 9 हो जाता, और यहाँ से आ जाता 10। और इस तरीके से यहाँ पर करते तो ये हो जाता हमारे पास 8 + 1 = 9, क्योंकि ऑक्सीजन का एक 8 होता है, इसका एक, और एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसमें जो है एक और ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 10। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो वो हो जाएंगे 8 + 1 = 9। और अगर हम जो है न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो 8 + 1 = 9 हो गया। और जब हम इलेक्ट्रॉन उसकी न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो आपके पास ऑक्सीजन का जो मामला है, तो अगर आप एलोबरेट करना चाहते हैं इसको देख लें कि 8 यहाँ होता है, 16 यहाँ पे होता है। इसको मैं देखिए साइड पे कर देता हूँ आपको। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन था आपके पास, ये 8 16 होता है, जबकि ये 1 1 होता है। अब इस बेस के ऊपर जो है, इसमें जो अगर मैं माइनस करके निकालूँ इसके न्यूट्रॉन्स, तो आपके पास आ जाएंगे 8, जबकि यहाँ से माइनस करूँ तो आपके पास आ जाएगा 0। तो आपके पास 8 + 0 = 8 आ जाएगा। तो अगर देखें वो जो कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, एंड सिमिलरली इसको भी पहले सॉल्व कर लें। इसमें आपके पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, एंड जो है 18 ये हो जाएंगे आपके पास। तो अब जो है क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन की रेंज में जो हमें अगर बात इसका आंसर करना था, तो वो ये था कि नंबर 1 उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और नंबर 2 उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए इस बेस के ऊपर। तो आप जो है इसमें सबको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दिस वॉज अ लेंदी वे, ये जो मैंने आखिर में किया है ये लेंदी वे था। और आपके पास जो आसान वे था, मैं दोबारा बता दूँ क्या किया मैंने उसमें। उसने कहा जैसे ही कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब एनायन होगा नेगेटिव चार्ज। जब उसने कहा कि प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन से, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन लास्ट में होता है। इसी क्वेश्चन को तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो फिर भी आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, और लिखते हैं कि विच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। अब उल्टा कर दिया मैंने, एंड ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन। ये भी उल्टी, मतलब वो उस तरीके से बात आ गई। तो इसमें जो है ऑप्शन आपके पास आ गया, नंबर 1 मैग्नीशियम आ गया, फिर ऑप्शन बी जो है आपके पास आ गया वो सोडियम आ गया +1, फिर आपके पास ऑप्शन सी जो है वो आ गया आपके पास OH नेगेटिव, एंड ऑप्शन डी जो है आपके पास आ गया NH4 पॉजिटिव। अब इसमें दोबारा अगर आप जो है जो अभी समझा के आए आपको, जब उसने कहा कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास एक कैटाइन, दिस विल बी टर्म्ड एज कैटाइन, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कैटाइन बन गया होगा। कैटाइन का मतलब पॉजिटिव वाला पार्टिकल। पॉजिटिव वाले पार्टिकल आपके पास 2 बचे, आप इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। इस तरीके से उसने कहा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा है। दूसरी बात जो बोली उसने, वो बोली है कि प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन से, तो इसका मतलब प्रोटॉन तो कभी न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, न्यूट्रॉन ही ज़्यादा हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर जो है ये बात कन्फर्म हुई कि इसमें हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए। तो अब जो है आपके पास 2 जो टिक किए थे उनमें से हाइड्रोजन इसके पास ही है, और बाकी जो है 2 पहले से ओमिट हो चुके थे, और ये जो रह गया था ये आपके पास। तो इस केस के ऊपर ये हमने आंसर किया था हमारे पास, इसलिए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा थे। और जबकि दूसरी बात हम गए तो हमने कहा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अगर ज़्यादा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। मतलब कर तो सकते हैं, आपका टाइम जो है उसको किसी के सेव करना होगा, इसको आगे लेके चलना होगा। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कैटाइन आयन।
आयंस जो होते हैं उनकी बात करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद जो है फिर हम आइसोटोप्स पे आते हैं। आयन, चार्ज पार्टिकल को आयन कहते हैं, ठीक है जी, ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज हो। अब लोग मतलब एटम्स आयन कैसे बन सकता है, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। एक्चुअली एटम्स जो हैं वो रिएक्शन जब करते हैं तो आइदर दे लूज इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन या शेयर इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा कुछ करते हैं। जब कोई लूज करता है या गेन करता है तो उसकी बेस के ऊपर उसके आयन होता है। तो नंबर वन इसको हमने बोला कि चार्ज पार्टिकल है। अगर चार्ज पार्टिकल है ये, तो हमें लिख दिया चार्ज पार्टिकल को आयन कहते हैं। अब इस बेस के ऊपर चार्जेस दो तरह के होते हैं हमारे पास। चार्ज हमारे पास नेगेटिव भी होता है, चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी होता है। जो नेगेटिव वाला होता है उसे हम एनाइन कहते हैं, जबकि पॉजिटिव वाले को हम कैटाइन कहते हैं। अब किसी एटम के ऊपर लेट्स से मैं इधर कोई एक एटम बना देता हूँ, एक्स है, और इधर लिख देता हूँ कि दिस इज 8 एंड दिस इज 18। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लिखने की कोशिश करूँ, तो न्यूट्रॉन को क्योंकि इसमें फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर इसको हम रिमूव कर देते हैं। इस केस में न्यूट्रॉन का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 8 प्रोटॉन्स हैं, तो पॉजिटिव 8 हो गया, नेगेटिव 8 हो गया, नेट चार्ज हो गया 0, कोई चार्ज भी नहीं इसके ऊपर। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हो जाए 9, जबकि प्रोटॉन रहे 8, तो इस तरीके से इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा नेगेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब जो है अगर आप सोचें कि इसके ऊपर अगर चार्ज नेगेटिव 1 आ रहा है तो कैसे आ रहा है, वो आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एनायन कहते हैं। ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है आपके सामने, ठीक है, 2 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव। तो कैसे आया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तब 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तब 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस तरीके से केटायन की बात करते हैं तो केटायन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कहते हैं। कैसे आ सकता है पॉजिटिव चार्ज, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लेके चलूँ, इसका इलेक्ट्रॉन जो है कम करता हूँ, लूज कर देगा तो कम हो जाएंगे, 7 कर देता हूँ, चलें 7 नहीं करता, 6 कर देता हूँ इसको, और प्रोटॉन जो है वही रहेंगे, इसके प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हो सकता, वो आइडेंटिटी है। इस पर आपके पास चार्ज जो है पॉजिटिव 2 आ जाएगा, जो इसके सब में मिटेंगे, तो इसका मतलब है कि इसने लूज किया है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है लूज करने से, जब लूज करते हैं। नेगेटिव चार्ज आता है जब कोई गेन करते हैं। तो इस बेस के ऊपर जो है हमने कैटायन और एनायन की बात की हमने। तो एटम्स जो है बनाते क्यों हैं, आयंस क्यों बनाते हैं, तो वो किसी नोबल गैस जो है उसकी कंफर्मेशन को अटेन करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, और इस तरीके से उनके ऊपर फिर चार्ज आ जाता है। और अगर -2 है इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, -7 इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन गेन किए, +5 है इसका मतलब उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज किए, और इस तरीके से ये हम इसको पहचान जाते हैं इसके बाद, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट क्लास में जो हम इसको आइसोटोप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।